अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो सियासी सतह पर जो डेवलपमेंट्स हैं मैं चाहूँगा हम उन पर बात करें, जहां पर हम PDM के मुख्तलिफ स्ट्रैटजीज़, मुख्तलिफ बातें देख रहे हैं, PDM के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात देख रहे हैं। ऐसे में जो कल का राब्ता है मौलाना फजल रहमान साहब का, आसिफ जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, वो खासा अहम है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात तो नहीं है, लेकिन हुकूमत को टफ़ टाइम देने की बात है, मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, लेकिन हतमी तौर पर कोई बात अब तक वाज़े नहीं है, कोई हतमी स्ट्रैटजी इस वक्त सामने नहीं आई। एक बात तयशुदा है कि सेनेट इलेक्शन में ये तमाम तर जमातें जा रही हैं और जो कल बात भी हुई 3 बड़े लीडरान की, उसमें भी इस बात पर मुशावरत हुई कि मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाए। और ये बयानात भी सामने आ रहे हैं कि PDM नहीं चाहती कि 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में हासिल करे, लिहाजा ये वजह है कि वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद की बात चली थी, वो सारा का सारा मामला, उस पर भी कोई बात हतमी तौर पर नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट कि तहरीक अदम एतमाद बज़ाहिर उसकी ऑप्शन है, लेकिन वो होता हुआ मामला नज़र नहीं आ रहा। फिर वज़ीर आज़म साहब पहले से ही मुख्तलिफ अपने इत्तेहादी जमातों, अपने रहनुमाओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वो PDM हमारे लिए मसला नहीं है जैसे बयानात दे रहे हैं, और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि PDM अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त जहाँ पर ये एक मामला है, उसके साथ साथ ब्रॉड शीट और सरे पैलेस का मामला बड़ा अहम है, जहाँ पर मरियम साहिबा के आज के स्टेटमेंट के अज़मत सईद साहब के लिए बेहतर है कि वो ख़ुद को इस कमीशन से अलग कर लें। हुकूमत इस अज़्म का इजहार कर रही है कि उन्होंने ब्रॉड शीट और सरे महल पर तफसीली तहकीकात करानी। तो ये सारे मामलात जहाँ पर चल रहे हैं, वहाँ पर लॉन्ग मार्च कब होना है, उसका क्या ऑप्शन है, और उसके साथ साथ जो इंतहाई अहम चीज़ है वो सेनेट के इलेक्शंस भी हैं, और दीगर मामलात के अलावा जो उससे बढ़कर सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त गवर्नमेंट के लिए है वो बढ़ती हुई महंगाई है। दोबारा से फ्यूल प्राइसेस की समरी वज़ीर आज़म तक पहुँच रही है। ये कहा जा रहा है कि फ्यूल प्राइसेस मज़ीद बढ़नी है, महंगाई बढ़ रही है, दीगर मामलात में बहुत मुश्किलात हैं, और ये वो असली चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं। लेकिन एक सवाल जिस पर मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम बात करें कि आया PDM वाकई जिस तरह वज़ीर आज़म कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है, अब बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी। मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं कि चूँकि उनका मकसद कोई नहीं था, लिहाजा यही वजह कि उनकी तहरीक कामयाब नहीं हुई। एंड एज़ वी स्पीक ऑफ नाउ तो बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आ रहा है कि अब कुछ ज़्यादा है नहीं टफ़ टाइम देने के लिए। लॉन्ग मार्च भी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, और अगर बाकी तमाम तर चीज़ें नहीं हैं तो किस तरह से PDM टफ़ टाइम देगी। हुकूमत ने वक्त से पहले घर जाना है या वक्त पूरा करना है, ये तमाम तर चीज़ें हैं मैं चाहूँगा जिन पर हम आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया नासिर बेग चुगताई साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अज़ीम चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। और कमर चीमा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। ये जो मुख्तलिफ बयानात हैं इस वक्त वो बेतहाशा बयानात हैं, हर तरफ से आ रहे हैं, मरियम साहिबा, बिलावल साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत। आज की जो बिलखुसूस मरियम साहिबा का स्टेटमेंट है जहाँ पर वो अज़मत सईद साहब को अलहदा होने की बात कर रही हैं इस कमीशन से, या उसके साथ साथ वो पंजाब में जो इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान मुस्तरद कर रही हैं, अब मुख्तलिफ मामलात नज़र आ रहे हैं। जो अज़्म इनका पहले था अब वो नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या स्ट्रैटेजी समझ लिया जाए कि PDM की स्ट्रैटेजी हतमी तौर पर अब बदल चुकी है? 2-3 बातें इसके अंदर। पहली बात तो ये कि डिसेप्शन पॉलिसी एक होती है कि दाएं तरफ दिखा के बाएं तरफ मारना, अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा उनका जो बात है वो है पंजाब में तहरीक एतमाद ना लाना। इसका मतलब है उनके दाने मुक गए मुस्लिम लीग नून के, वरना मुस्लिम लीग नून ही वो पार्टी थी जो अपने आप को कहती थी कि हमारे पास अक्सरियत है और ये जमहूरी तरीक़ा है तहरीक एतमाद, और वाटर टेस्टिंग का भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि तहरीक एतमाद कामयाब होने के लिए लाई जाए, तहरीक एतमाद एक्सपोज करने के लिए लाई जाती है। तो एक्सपोज मतलब नवाज शरीफ एक्सपोज हो गए थे एक ज़माने में छांगा मांगा के ज़रिए, उसके बाद दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात कई बार लाई गई, और ज़रूरी नहीं हुआ कि हुकूमतें गिर जाएँ। हुकूमतें कमज़ोर हो जाती हैं तहरीक एतमाद से। बीबी की हुकूमत कमज़ोर हुई थी, तहरीक एतमाद कामयाब तो नहीं हुई थी, कमज़ोर हुई थी, और 1.5 साल के बाद खुदा हाफिज़ उसको कह दिया गया था। तो ये बातें जहाँ तक PDM की कमज़ोरी की बात है तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है PDM की कमज़ोर होने से, ताकतवर होने से। मेरा मसला है हुकूमत कितना डिलीवर कर रही है।
अभी जो आप 25-30 सुबह के बयानात दिखते हैं, मैं बेग साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन बेग साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे ही ये ऑप्शन ज़ेर बहस आया या बिलावल साहब ने ये आइडिया फ्लोट किया तरीके अदम एतमाद का, तो हमने देखा फ़ौरन से पहले वज़ीर आज़म साहब अपने इत्तेहादियों से मुलाकात, अपने लोगों से मुलाकात, अपने अरकान से राब्ते, अच्छा खासा एक प्रेशर तो बना था और प्रिवेंटिव मेजर लेना भी शुरू किया था वज़ीर आज़म साहब ने। फिर क्या वजह बनी कि इस ऑप्शन को सीरियसली नहीं ले रही पीटीएम? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इस मतलब कोई ऐसा ऑप्शन आपको खारिज करार देना ही गलत है जो कि आइन में मौजूद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। उसको आप आजमाएं तो सही। किसी चीज़ को देखें, आप जब ये कहते हैं कि अगर हमने तहरीक बात पेश की तो क्या इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करेगी, ये एक अजीब सवाल है, इतना ही गैर जमहूरी सवाल है ये। मैं सवाल पर बहुत परेशान हूँ कि क्या आप अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं? आप पहले थे आपके, आप तो आए उसी जगह से थे, लेकिन अब तो आप कहती हैं आप खराब ही हो गए हैं, अब तो आपका नज़रिया बदल गया है। तो आपको तो ज़्यादा ताकत के ज़रिए आना चाहिए था। आप तो उन लोगों को भी मायूस कर रहे हैं ये कहकर जो हुकूमत के वाकई ख़िलाफ़ हैं, वो भी उधर चले जाएंगे। उसके बाद पंजाब वाले उस तरफ चले जाएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे वो। जब आप तहरीक अदम एतमाद को कह देंगे जी खारिज का नाम बात नहीं कर रहे, ये मैं समझता हूँ पॉलिटिकल गेम नहीं है, पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये मामला कोई और है, इसे देखता कोई और है। तो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। लेकिन मैं फिर ही कहूँगा अस्लान के गोया अगर आप ये कहते हैं कि पीडीएम नाकाम हो रही है, तो चलें एक लम्हे को मैं तस्वुर कर लेता हूँ। पीडीएम नाकाम तो पहली बात तो नहीं हो रही, पीडीएम स्लो हो गई है, पीडीएम आहिस्ता हो गई है, पीडीएम में कुछ मसाइल हैं। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने कितना डिलीवर किया है आवाम को, जिसकी जिम्मेदारी डिलीवर करने की है? नाकाम तो हुकूमत हो रही है। 2.5 साल हो गए मुझे, 55 लाख 60 लाख 70 लाख लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं इस हुकूमत के आने के बाद। डॉक्टर शफाक को मैं शामिल कर लूँ तो 1 करोड़ अफराद हैं, डॉक्टर पाशा को शामिल कर लूँ तो इससे ज़्यादा लोग बनते और आने वाले वक्त में और बेरोज़गार होंगे। कारोबार ठप हो रहा है। आप लोग ना LNG इंपोर्ट कर रहे हो, फर्नेस साइड पे बिजली घर चला रहे हो, ना महंगाई काबू कर रहे हो, गंदम चीनी आटा, एक लिस्ट है, टमाटर अदरक लहसुन सब पर क़यामत आई हुई है। और 0.2% कम होती है पैसे तो एक हंगामा कर देते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर देते हैं। एक अजीब सूरत हाल है। पीडीएम की नाकामी से ज़्यादा मुझे ख़तरनाक हुकूमत की नाकामी लग रही है। बिल्कुल और हुकूमत के पास अब वक्त नहीं है। राइटली सर। चौधरी साहब, आप कैसे देखेंगे इस सारे मामले को? नाकामी है, स्लो होना है, चेंज ऑफ प्लान है, ये सारा मामला है क्या? और अब क्या ये जो इत्तफाक भी है बड़ी लॉन्गर रन बरकरार रहेगा? कोशिश तो बहुत कर रही हैं ये जमातें, लेकिन हम तब भी कहते थे कि ये गैर फितरी अलाइंस है, गवर्नमेंट भी यही कहती थी, तो इसका चलना किस हद तक मुमकिन है? अलाइंस तो गैर फितरी ही था, गैर फितरी ही है। पाकिस्तान में कभी भी किसी अच्छे काम के लिए अलाइंस बना नहीं है, हुकूमतें गिराने की कोशिश के लिए अलाइंस बनते रहे हैं। और अगर वली खान और जमात इस्लामी एक हो सकते हैं तो मौलाना और नवाज शरीफ भी तो एक हो सकते हैं, तो कैसी बात नहीं है। लेकिन क्या ये पीडीएम जिन मकसद के लिए बना था उनको पूरा कर सकेगा? मेरे नज़दीक तो ये सवाल है, जिसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि पीडीएम इस हुकूमत को गिरा देगा और नए इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। हम सब इस बात पर मुत्तफिक होंगे आखिर में भी और अब भी कि ये हुकूमत परफॉर्मेंस के हवाले से एक मनफी तासुर रखती है और इसके जो मामलात हैं उनकी वजह से अवाम सख्त मुश्किलात से दो चार हैं और पीडीएम उन मुश्किलात में इजाफा करने का एक बायस तो ज़रूर है। लेकिन अवाम की मुश्किलात को रिलीफ के लिए पीडीएम भी कुछ कर नहीं सकती। उसकी वजूहात अब तो कुछ और हो गई हैं। इस ब्रॉडशीट के बाद वो जो 10वीं जिल्द बंद थी वो अब खुलेगी, मेरा ये ख्याल है। और अगर वो खुलेगी तो उसके नतीजे में बहुत सारी नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी, नए लोगों के नाम आएंगे, नई प्रॉपर्टीज़ आएंगी
वो जो पनामा के 400 लोग थे वो भी अब एक्सपोज होंगे और एक नई तहकीकात का आगाज होगा, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा और फिर एक गंद उछलेगा पूरे मुल्क की सियासत पे। और ये बात अपनी जगह पर फिर साबित होगी कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के बहुत से लोगों के पास करप्शन का बेशुमार पैसा दुनिया के दूसरे ममालिक में पड़ा हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान, कोई भी हुकूमत उसको लाने में नाकाम रही है। क्या अब कामयाब होगी कि नहीं होगी? अभी कल ही वजीर आज़म ने पूछा कि बताइए कि दुनिया की किन किन अदालतों में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, और वो मुकदमात की तफसील जिस वक्त आएगी तब भी हम बढ़ते हैरत में होंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुकदमात चल रहे हैं और उसकी नेग्लिजेंस के जिम्मेदार कौन लोग हैं, वो बाअसर हैं, वो आज भी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। अगर रिटायर हो गए हुए हैं तो कोई छेड़ नहीं सकता। और पाकिस्तान में ऐसे हालात में ना तो मुझे ये नजर आता है कि कोई एहतजाजी तहरीक कोई इनकलाब बर्पा कर सकेगी, न ये नजर आता है कि तहरीक अज़म एतमाद मंजूर हो सकेगी कि 4 फरवरी को इकट्ठे होंगे, एक दूसरे पर तनकीद करेंगे और अल्टीमेटली अगर कोई इसी जगह पर ये मुत्तफिक हो सके तो इसमें मेरी राय है मुमकिन है ऐसा ना हो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को सेनेट की एक सीट कराची से या पंजाब से दे दी जाए कि आइए मौलाना आप इसका हिस्सा बन जाए, और फिर एक नया मसला शुरू होगा कि मौलाना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे पाकिस्तान की सेनेट में। यहाँ तक तो मुझे नजर आता है। बिल्कुल सही आपने फरमाया, ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल होगी। और फिर जो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि सारा मसला ही मौलाना साहब को इस वजह से है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो अगर वो सेनेट का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर क्या ये सिर्फ काफ़ी होगा उनके लिए कि वो मामलात को आगे चलने देंगे? क्योंकि सबसे पेश मौलाना फजलुर रहमान साहब ही हैं अब तक इस हुकूमत को घर भेजने में। जब से इंतखाबात हुए पहले दिन से वो ये चाहते हैं। कमर चीमा साहब, ये जो PDM है, चूँकि अभी जो बात हुई और एक रियलिटी है और हम सब वो फेस कर रहे हैं, वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, दीगर मसाइल हैं। PDM ने गो के ये कवर तो ज़रूर लिया था, इनके कायदीन ने अपने जलसों में ये बात ज़रूर कही थी। आप समझते हैं क्या वाकई PDM का मकसद कोई आवाम को रिलीफ दिलाना था? क्योंकि नाकिदीन तो कहते रहे कि ये सिर्फ अपने आप को रिलीफ दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ना कि आवाम को रिलीफ दिलाना को मकसद है, ना तरजीहात में शामिल है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। सर मैं ये समझता हूं कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर अवाम को रिलीफ दिला रहे हैं तो अवाम को साथ भी चलना चाहिए। अवाम क्यों नहीं साथ चली इनके? देखिए इतने ज्यादा जलसे हुए हैं, ये वो सियासी जमातों के लोग होते हैं जो बाहर आते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की अवाम के अंदर वो एपिटाइट नहीं है, वो बाहर नहीं निकलना चाहते। ये इमरान खान साहब ने शोर डाला, लोगों को मोबिलाइज किया, बाहर निकाला, चोर का नाम लिया और सबके खिलाफ किया, लेकिन पाकिस्तान की अवाम मुझे ऐसे लगता है कि बहुत इंगेज है अपने काम में। वो मैस मोबिलाइजेशन जो होती है वो नजर नहीं आई, कभी भी नजर नहीं आई। इमरान खान ने थोड़ी मोबिलाइज किया था, लेकिन ये जो अभी हुकूमत ऑपोजिशन है इनके बस की तो बात नहीं है। हाँ, लेकिन अवाम बाकी तंग है। आप अवाम के पास चले जाएं, किसी गली मोहल्ले बाजार में चले जाएं, लोग इस वक्त हुकूमत को बिल्कुल अच्छा याद नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है ये तो एक एंगल हो गया, लेकिन अवाम इनके जरिए भी अपना मुकदमा पेश नहीं करना चाह रहे। और जहां तक ये बात रह गई कि ये अपने लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं समझता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़े लूजर हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ खो गया है। देखिए पीपल्स पार्टी और जो PMLN है वो बार्गेन भी कर सकते हैं, उनको कुछ मिल भी जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के पास बार्गेनिंग चिप भी कोई मौजूद नहीं है, लेकिन और उनको नुकसान भी हो सकता है क्योंकि उनके लिए पेंडोरा बॉक्स खुल रहे हैं। कभी नैब उनके दाएं बाएं के लोगों को चीमा साहब, आपने कहा उनके पास बार्गेनिंग चिप नहीं है, लेकिन एक रियलिटी ये तो है कि उनके पास स्ट्रीट पावर है। ये उनका मसला है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। सर मैं एक बात बताऊं, स्ट्रीट पावर जो है वो कितनी देर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं? स्ट्रीट पावर की एक लिमिट है। आप 1 महीना रख लेंगे, 15 दिन रख लेंगे, 2 महीने रख लेंगे, क्या हो जाएगा इससे? जब पूरे मुल्क के अदारे मीडिया इस बात पे मुत्तफिक है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को 5 साल चलना है, तो आप वहां पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बैठे भी रहे 1 महीना, तो क्या होगा? उल्टा अवाम ही तंग होगी। और मौलाना की जो पावर है वो आप KPC खींच के इस्लामाबाद लेके आएंगे, और पेरिफेरी में तो जो मर्जी करते रहे, जितने मर्जी लाखों लोग बैठे रहे, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो मुझे नहीं लगता वो स्ट्रीट पावर जरूर मौजूद है, वो
वो लोग इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन उस इकट्ठे करने से क्या वो जो पावर है वो किसी एक्शन या अमल में ट्रांसलेट हो सकती है कि हुकूमत पे प्रेशर आए और उनको रिलीफ मिले? ये भी एक सवाल है जो मुझे इतना आसान नहीं लगता। बिल्कुल सही जी, एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बेग साहब, जो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चलती हैं, मामलात होते हैं, कुछ चीज़ें ड्राइंग रूम डिस्कशंस में चल रही होती हैं। अब तो ये बातें ड्राइंग रूम डिस्कशन से बाहर निकल कर भी बहुत सारी जगहों पर आ गई। बहुत सारे लोग ये ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हैज़ मेड सम डील, कोई ना कोई पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है, या अदरवाइज़ भी ये सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो कोई भी रोल प्ले कर सकती है। और अगर ये PDM की तहरीक स्लो हुई है जैसे कि आपने खुद कहा था, तो इसमें भी अहम वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपके पास सर क्या खबर है? देखिए, इस PDM पर हम इसकी पैदाइश से लेकर अब तक बात करते ले आ रहे हैं। एक PNA भी हुआ करती थी, याद होगा आपको। PNA की पूरी तहरीक इस्टेब्लिशमेंट ने चलवाई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़, और उसके बाद वो तहरीक पहले हफ्ते में नाकाम हो गई। चुनांचे उस पर मजहबी कार्ड लाया गया। जब वो मजहबी कार्ड आया निज़ाम मुस्तफ़ा का, तो वो तहरीक उरूज पड़ गई। उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना TV था, तो भड़ास निकालने की कोई जगह थी नहीं। तमाम जलसे जुलूसों में चले जाते थे, और बड़े जलसे थे, बहुत बड़े जलसे थे वो PNA के। उस बहाने में इंटर्नशिप कर रहा था मैं जर्नलिज्म में, तो मैं देखता था। और ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट की इतनी हिमायत हासिल थी कि जब फ़ौज जुलूस के आगे लाल लकीर खींचती थी कि ये पार नहीं करनी, तो जुलूस लकीर पार कर जाता था और कुछ नहीं होता था। लाहौर में तो पता है आपको, बगावत हो गई थी, फ़ौज ने फायरिंग करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद वो तहरीक फिर भी नाकाम हो गई। नाकाम इस तरह हुई कि एक रात को मुआहदा हो गया, और जब मुआहदा हो गया, ऐलान हो गया उस मुआहदे का कि सुबह इसकी तफसीलात ज़ाहिर कर दी जाएंगी, तो सुबह होने से पहले पहले भुट्टो साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो तहरीकों का अंजाम ये भी मैंने देखा है, ये अंजाम भी देखा है, और ये अंजाम भी देख लेंगे PDM का। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी का पूरा खेल सियासी खेल है। ये सियासी खिलाड़ी हैं, सियासत कर रहे हैं लोग, और ये अपने अपने कार्ड बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़े डेमोक्रेट बन रहे हैं। इनका कहना यह है कि जो गैर जमहूरी तरीक़ाकार से आप किसी को ना हटाएं, क्योंकि गैर जमहूरी तरीक़ाकार से ये कई बार हट चुके हैं। उनमें और लोगों के नाम भी शामिल हैं जो इनके साथ बैठे हुए हैं, जो इनके ख़िलाफ़ थे। और ये बिल्कुल दुरुस्त है, कोई तहरीक हुकूमत हटा नहीं सकती। मैं फिर कहूँगा, हर तहरीक हुकूमत को कमज़ोर करती है। अयूब खान को हार्ट अटैक हो गया था एक तहरीक से, और फिर वो कमज़ोर होते हुए चले गए, और फिर उन्होंने गद्दारी ये की कि वो अपनी हुकूमत कमांडर इन चीफ को दे गए, या खान को दे गए। तो खैर पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है। अब आसिफ अली जरदारी के बारे में लोग कहते हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी, वो खेल तो हो रहा है ना भाई। उससे तो आपने कार्ड रख दिए खोल के कि आप अदम जमात पंजाब में ले आइए। आपको बहुत है ना, क्या क्या है वो दावा बहुत है, यूँ तो रियाजी में आपको तूले शबे फराग ज़रा नाम दीजिए, आप बता दीजिए पंजाब में क्या अक्सरियत है आपकी। फिर कौमी असम्बली में आते हैं, हम कोशिश करते हैं। अब मैं आज भी कहता हूँ कि तहरीक एतमाद नाकाम होना, नाकामी नहीं होती जी, नाकामी नहीं होती। अच्छा, फिर ये कि अगर आप आवाम के ज़रिए हटाना चाहते हैं ना, तो भी बहुत ज़बरदस्त काम हो सकता है। आप 10 लाख आदमी इस्लामाबाद में ला के बिठा दीजिए, आप वो उठे नहीं जब तक इमरान खान घर ना चले जाएं। क्या वो कर लेंगे आप? वो भी नहीं कर सकते। आपके पास तो लाहौर में लोग ही नहीं थे। अब मुल्तान में कुछ लोग हुकूमत के मकानापन से जमा हो गए थे, जो हुकूमत ने बेवकूफ़ी की थी, वहाँ जमा हो गए थे। बाकी तो लोग, अगर लोग थे तो कराची डालकारा में थे। कराची में जो मौलाना ने जलसा किया है वो नहीं दिखाया गया, बराह रास्त नहीं दिखाया गया। वो इतना बड़ा जलसा था कि मुझे हैरत हो रही थी कि ये लोग आए कहाँ से।
सही। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने लोग थे वो। और उस पर उन्होंने कोई इतराज़ भी नहीं किया मीडिया कवरेज के ऊपर कि मीडिया कवरेज इस तरह नहीं हुई। बाद में दिखाया गया, लोगों ने कुछ चैनल से दिखाया उन शॉर्ट्स को। तो ये भी सूरत हाल है। तो पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है, बाकी दो जमातें जज्बात में बह रही हैं, और वो जज्बात में कितना बहेंगी मौलाना के साथ। लेकिन बेग साहब, जज्बात में आज जो मरियम साहिबा का बयान है, अभी आपने पंजाब की बात की, तो वाज़े तौर पर जज्बात में बह रही होती तो वो फिर पंजाब में भी कुछ जोर आजमाई की बात करती। उनका तो हम नहीं चाहते कि हम इनको कल को ये कहने दें कि हमने कुछ किया, ये हुकूमत खुद गिरना चाहती है, हम नहीं गिरा। ये तो राय बदल गई बिल्कुल। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना, देखिए ये बात कि हुकूमत खुद गिरेगी, ये हम 1 साल से कह रहे हैं कि हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरेगी। हुकूमत ने जो कारनामे अंजाम दिए पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो तारीख में पता नहीं कौन से हरूफ में लिख के जाएंगे। और आने वाले 7-8 महीने, 2 साल नहीं, 7-8 महीनों में फैसला हो जाएगा ये हुकूमत कहाँ जा रही, किस सिमत में जा रही। इसकी सिमत अभी तक सेट नहीं हुई है। ये कहती हैं हमने माशी रुख मुतय्यन कर लिया है, कर लिया होगा आपने, लेकिन आवाम तक कोई अच्छा, आप मुझसे कह रहे थे कि यार मेरा क्रेडिट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस हो गया। मैंने कल फिगर्स देखी, वो तो मनफी में है। आपके ट्रेड पॉलिसी पर ट्रेड डेफिसिट है, आपके इतने डेफिसिट हैं, आपको इतने खराजात देने बाहर, आपको इतने जुर्माने अदा करने हैं कि आप तो बैठ जाओगे यार। तो ये बिल्कुल सही कुछ नहीं कर रही है। मैं जरा चौधरी साहब की जानिब सर पढ़ूंगा पॉइंट आपका। एक बात करना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो इनको लाए थे, मुझे लगता है कि वो दुश्वारी में आ गए, वो किसी कठिन मरहले से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बहाली, वो पूरा नहीं हो पाया। राइटली सेट सर। मैं इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करूंगा कि पाकिस्तान के अवामी वोट देकर लाए थे और वही मुश्किल से गुजर रहे हैं, बेहतर आसानी हो जाएगी। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो वजह क्या है इतनी महंगाई और इसको काबू ना पाने की? पहला साल माजी के मसले, गलत पॉलिसियाँ, दूसरा साल, अब तो इट्स अबाउट टाइम कि आप कुछ ना कुछ तो समरात दें। लेकिन आप इस साल को टेक ऑफ का साल कहते हैं और फिर आप हर हफ्ते 10-15 दिन 20 दिन के बाद आप चीज़ों की कीमतें बढ़ा रहे होते हैं, पेट्रोल की समरी चली जाती है, बिजली की कीमत आप बढ़ा रहे होते हैं, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि कुछ कंट्रोल हो रहा है। रीज़न क्या है सर? इस हुकूमत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकार है। किसी का कहीं है, किसी का कहीं है, और कम से कम तवानाई के हवाले से जो 3 लोग हैं, उन तो तीनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो आंखें बंद कर उन पर यकीन करते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। हम अखबारों में पढ़ लेते हैं कि उन पर तनकीद हुई, उन्हें बहुत ज्यादा सवालों के जवाब देने पड़े, फिर वो टीवी पर आते हैं और आके सच नहीं बोलते, और सच ना बोलने के नतीजे में टीवी की और टीवी एंकर्स की जो सूरत हाल है उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। और अगर जरूरी होगा तो मैं कर भी दूंगा कि वो क्या कर रहे हैं। वो बेचारे पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो चीजों को समझना ही नहीं चाहते, उनको समझ ही नहीं आती। वो उठा के बस एक छोटा सा सवाल कर देते हैं, और सवाल भी फ्रेम करना नहीं आता कि कैसे किया जाए। तो चीजों पे मैं चुगताई साहब से इख्तलाफ करके आगे चलता हूँ। पीएनए की तहरीक तो कह रही थी कि हमें भट्टो का सच चाहिए। ये बिल्कुल मैं उस तहरीक का हिस्सा था। मैं मालपुर के उस जुलूस में था जिसपे फौज को कह रहे थे गोली चलाओ, और फौज ने गोली नहीं चलाई, और ब्रिगेडियर न्याज ने और दो दूसरे ब्रिगेडियर्स ने इस्तीफा दिया और कोर्ट मार्शल हुए। मैं उसमें बिल्कुल एक जिम्मेदार के तौर पर मौजूद था, और मेरे साथ तो किसी गैर मुल्की का ताल्लुक नहीं था। और अगर किसी कहीं था भी किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी हुकूमत का, तो वो पीएनए की लीडरशिप के साथ होगा। और पीएनए की लीडरशिप उस वक्त ये बात कह चुकी थी जब इंतखाब हो रहे थे कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा को लेकर आएंगे। ये तहरीक की बात नहीं थी, तहरीक तो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए चली। वो ज़ियाउल हक साहब ने जैसे नाफिज किया वो अल्लाह जाने, और ज़ियाउल हक जाने में उनको कुछ नहीं कहना चाहता। अयूब खान इक़्तिदार तो देना चाहते थे अपने स्पीकर को, और अगर आप पढ़ लें उनके साहबजादे की किताब, जो उनका एडीसी भी था और बाद में नेशनल असेंबली का रुकन भी था और पाकिस्तान की कौमी असेंबली का स्पीकर भी रहा, उसने लिखा अपनी किताब में कि मेरे बाप ने आर्मी चीफ को बुलाया और कहा मैं इक़्तिदार देना चाहता हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली को। तो वो गौहर अयूब को और उसको स्पीकर को बिठा के अपनी गाड़ी में
GHQ लेके जनरल याह्या खान और मार्शल का ऐलान कर दिया। ज़ियाउल हक ने तो जनरल याह्या खान को साइन करके नहीं दिए थे कि तुम मार्शल लगा दो। हमें तारीख को सामने रखकर उसे दुरुस्त भी कर देना चाहिए, और अगर कहीं गलती हुई भी है तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। चौधरी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, ये तो माजी की गलती होगी ना, अभी कहाँ गलती हो रही है कि PDM है ये तो सिर्फ इस बात के लिए आया कि इमरान खान को हटाना है और नए इंतखाब कराने हैं, और फौज इसको लेकर आई है और फौज को पीछे करना है। फौज की मदद के बगैर पाकिस्तान में इस वक्त इन हालात में कोई हुकूमत में तब्दीली नहीं हो सकती, और फौज इस वक्त कोई ऐसा एडवेंचर करने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल हालात हमारे हक में नहीं है, ना हम मार्शल लगा सकते हैं ना हम एडवेंचर कर सकते हैं। लेकिन एक बात अपनी जगह पर मौजूद है, मुसल्लमा मौजूद है, कि नालायक लोगों का टोला है जिनको सिर्फ अपने आप से गर्ज है, जिनका कोई और काम नहीं है, जो सिर्फ गाली निकालना जानते हैं, जिनको पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है, जो दूर अंदेश नहीं है, जो मुल्क की पॉलिसीज को नहीं समझते, जो मुल्क की जरूरत को नहीं समझते, जो मैशत को नहीं समझते, जो ज़राअत को नहीं समझते, वो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं और वो इधर उधर देखते हैं, डंग टपाव काम करते हैं और अवाम को मुसीबत में डालते। बिल्कुल सही चौधरी साहब, पॉइंट आ गया, आपने तफसील से सारे मामले पर रोशनी डाल दी। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं चीमा साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, सवाल वही है कि ये आपकी क्या राय होगी जिस तरह से जो चौधरी साहब ने जिस कहा कि क्या वजूहात हैं, यही वजूहात हैं कि मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे, कुछ बस में नहीं है, कोशिशें की जा रही हैं, वज़ीर आज़म साहब की इंटेंशंस हैं, मुख्तलिफ बयानात हैं, वो चाहते हैं आम आदमी को रिलीफ देना, फिर क्या वजह है कि नहीं कर पा रहे? और फिर साथ एक कॉमेंट मुझे जो कमीशन बना है सर उस पर भी कर दें प्लीज़। देखिए, मैं समझता हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ये तो कह सकते हैं कि वो इनएफिशिएंट हैं, लेकिन अभी तक उनकी अपनी जात के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा कि वो करप्ट हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा वो एडवांटेज और लिवरेज ले रहे हैं, और अभी तक भी पीपल्स पार्टी जो PTI है वो ये फायदा उठा रही है कि जी देखें ये करप्ट हैं, ये चोर थे, इनके खिलाफ केस हैं, ये अदालतों से भागे हुए हैं, ये बाहर भाग गए हैं। तो ये जो पाकिस्तान की अवाम के अंदर एक जो बड़ा नारा था कि जी इमरान खान लगा के आए थे कि ये करप्ट है, वो अभी भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, भले वो ब्रॉडशीट हो या बाकी जो चीजें चल रही हैं। मैं समझता हूं कि ये एक तो PTI को फेस सेविंग है। हाँ, ये बात चल रही है कि उनके पास टीम अच्छी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर देखें इमरान खान को हर बंदा कहता है इकोनॉमी ठीक प्ले कर दो, ये कर दो, ये कर दो, लेकिन एक चीज ये भी तो रखे ना, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है? आपने पिछले साल में कितना टैक्स इकट्ठा किया है? जितना आपने टैक्स इकट्ठा किया उसी से मुल्क चल रहा है ना। आपके सिस्टम में कितनी जरूरत गुंजाइश है, कितना निचोड़ सकते हैं सिस्टम को जो आपके नेशनल किटी में पैसे डालेंगे और फिर वो इस्तेमाल होंगे। तो मेरा ख्याल है कि सारी वन साइडेड बैच नहीं होनी चाहिए जी कि उनसे मुल्क नहीं चल रहा। उनसे मुल्क वाकई नहीं चल रहा क्योंकि वो खुद सारा कुछ नहीं कर सकते, और बहुत सारे जो लोग उनके साथ मिले हुए उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं जो इमरान खान जितने नजरियाती नहीं होंगे। लेकिन एक चीज तो एस्टैब्लिश है कि वो करप्ट नहीं है। दूसरा, मैं एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, आप लास्ट में बात हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि वो जी स्ट्रीट पावर है। एक बात बताऊं, इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान से ज्यादा इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, और पिछले कुछ दिनों में इवन के इसराइल के इशू के ऊपर भी इमरान खान का मौका बड़ा क्लियर है। मौलाना फजलुर रहमान बड़ी रैलीज निकाल रहे हैं, इसराइल मुर्दाबाद रैली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये भी एक चीज है। जो आपने बात की है जो कमीशन के हवाले से, मेरा ख्याल है कि ये एक और तरीका है मीडिया को इंगेज रखने का, ये एक और तरीका है सियासी जमातों को इंगेज रखने का, ताकि बस वो जो एंटी करप्शन जो नारा है वो सोसाइटी में इंगेज रहे, वो मीडिया तक पहुंचता रहे, वो उसके ऊपर डिस्कशन चलती रहे। देखिए, इन्हीं के केसेस चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब की जीत है। जहांगीर तरीन का केस भी खामोश है, अलीम खान भी बाहर आ गए, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी जो खटक साहब थे वो भी कहीं नहीं है, इमरान खान साहब के भी केस खत्म हो गए। तो सिर्फ वो उन्हीं की ऑपोजिशन
अपोजिशन की चीजें रहती राइटली हैं। सेड चीमा और साहब, वो- जहांगीर तरीन साहब का आपने जिक्र किया, उनका तो आज नाम गूंज रहा है। राजा रियाज साहब ने उनकी एडवॉक्सी की है कि उनको चेयरमैन बना दें, जो सेनेट के टिकट तकसीम जिस कमेटी ने करने हैं उसका उनकी बड़ी खिदमत है, और वो शायद बैद भी नहीं कि ये हम होता हुआ देखें। खान साहब की भी पुरानी दोस्ती है। जहाँ तक बात रही एहतसाब के नारे की, तो वो तो मेरे ख्याल से किस हद तक अवाम अब उसको समझ चुके हैं और मीडिया भी समझ चुका है, तो मज़ीद उसको इंगेज रखने की कोई शायद बात है नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों अपने रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।